पूरी दुनिया में अलग अलग जगह खासतौर पर अरब देशों से धमाकों की खबरें आ रही। दुबई में एक और धमाके की खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें, दुबई में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। लगातार ब्लास्ट की खबरें मिल रही हैं। वहां जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं उनके मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे हैं, अलर्ट मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों को हिदायत दी जा रही है मोबाइल पर जो टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये, दुबई मीडिया इस तरह की खबरें थोड़ा बचाव करती है, अवॉइड करती है खबर दिखाने से। रवीश आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सीधा तौर पर कहना कि ये हमला बेशक दुबई में हो रहा है, लेकिन मैसेजिंग क्या जा रहा है? दुबई की सुरक्षा का जिम्मा जो है दुनिया जानती है कि अमेरिका के जिम्मे है। जितने सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जो एलाइज कंट्री है उसका सुरक्षा का घेरा जो जिसको कह सकते हैं वो अमेरिका ने ठेका ले रखा है। और यही वजह है कि वो जो हमला जो दुबई में मैं देवनाथ साहब, एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्या ये दो देश जो है, चाहे वो दुबई हो या फिर सऊदी अरब हो, कतर हो, ये भी वापस अटैक करेंगे ईरान पर? क्या नहीं, कोई भी गल्फ कंट्री जो है इस वक्त हिम्मत नहीं करेगा ईरान पर हमला करने के लिए, क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को गुस्सा कर देंगे। देखिए, ये डेमोक्रेसीज नहीं है। आम जनता जो है वहां पर ईरान के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। ऊपर जो ये शाह हैं, अमीर हैं, किंग हैं, प्रिंस हैं, इनको मालूम है कि अगर आम जनता इनके पैलेस में घुस गई कल रात को तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। सर, ऐसी भी खबरें हैं कि जो शाह हैं या फिर जो अमीर हैं उन्होंने ही उकसाया ट्रंप को। ऐसी रिपोर्ट्स अमेरिकी मीडिया के हवाले से भी आ रही हैं और तब ट्रंप ने जाकर ये कदम लिया है। तो ऐसी भी खबरें हैं कि अंदरूनी पुश भी था अमेरिका को कि आप इस तरह का कदम लीजिए, स्ट्राइक करिए। डेफिनेटली देखिए, गल्फ कंट्रीज जो हैं थोड़ा शिया सुन्नी डिवाइड तो है ही, और उनको लगता था कभी कभी कि ईरान जो है थोड़ा दादागिरी करता है। लेकिन अगर हम 3 साल पहले की याद करें तो चाइनीज छत्र छाया में ईरान ने और सऊदी अरेबिया ने दोस्ती का हाथ मिलाया था। और ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी चाइनीज की कि वो ईरान को भी अपने हाथ में रखता है, सऊदी को भी अपने हाथ में रखता है, और ये व्यवस्था कर रहा था चीन पिछले 3 साल, 2 साल से 1 साल से कि ये आपस में युद्ध ना करें। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का हमला हुआ है सिकता, मैं इसको बता देता हूं, वेनेजुएला में घुसे कच्चे तेल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व, सऊदी में दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड रिजर्व सऊदी ऑलरेडी अमेरिका की गोद में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का रिजर्व ईरान। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का कच्चा तेल चाहिए, बाकी सब साइड शो है, बाकी सब बहाने हैं। तेल का खेल अश्विंदर जी, लेकिन कांग्रेस की हामी नहीं मिली और ये सैनिक कार्रवाई उन्होंने ट्रंप ने कर दी, तो जवाबदेही उनकी बनेगी जब सोमवार को बड़ा दिन होगा अमेरिकी कांग्रेस के लिए इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस तेल के खेल में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। और कॉम्प्लिकेशन ये है कि 90% जो ईरान का तेल है, 80 से 90% वो चीन खरीदता है, जो वो एक्सपोर्ट करता है। बाकी सब जगह पे रिस्ट्रेंट लगा हुआ है, प्रतिबंध लगे हैं, जिसकी वजह से भारत भी अब खरीद नहीं रहा ईरान से तेल। लेकिन जैसे ही ये सॉल्यूशन कोई होता है, कोई डील होती है, तो ईरान के पास रास्ते खुल जाएंगे अलग अलग जगह पे से तेल बेचने के लिए। तो उसकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा, तब उसे चीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं, ये पूरा खेल पेट्रो डॉलर्स का है। पेट्रो डॉलर्स का मतलब है कि पहले जो फ्री में तो नहीं कहूंगा, लेकिन सस्ते दामों पे वेनेजुएला तेल बेचता था चीन को, तो युआन में या एनर्जी स्वैप के द्वारा बेचा जाता। सेम केस ईरान के साथ। लेकिन अमेरिका साइडलाइन हो रहा था अपने पेट्रो डॉलर्स का। तो अमेरिका चाहता है कि इंटरनेशनल करेंसी पेट्रोल डॉलर बनी रहे, और इसकी वजह से भी एक रीजन है ये पूरा। इस बीच एक और खबर आ रही है, इजराइल ने जारी की हमले की तस्वीरें। ईरान पर हमले की तस्वीरें जारी की हैं। इजरायली एयरफोर्स ने ये तस्वीरें जारी की हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अटैक किया गया है एयरफोर्स फाइटर जेट के जरिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये फाइटर जेट्स हैं। इजरायली फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी एयर बेसिस से और उसके बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। तस्वीरें बता रही है किस तरह से इजरायली एयरफोर्स ने 1200 एम्यूनिशंस ड्रॉप किए, और ये तस्वीरें अब इजराइल के हवाले से सामने आ रही हैं। और ये टेक ऑफ के बाद वो 1200 एम्यूनिशंस को ड्रॉप ऑफ किया गया। तो इजराइल ने जारी किए हैं हमले की तस्वीरें। ये बड़ी तस्वीरें हैं, ये बताती हैं कि कितना बड़ा ये पूरा प्रिसिजन स्ट्राइक रहा, और लगातार जिस तरह से ईरान को निशाना इजराइल और अमेरिका बना रहे, उस पर अब ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें, बयान लगातार देवनाथ जी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो हमने कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई दुबई की, क्या लग रहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दुबई के रिहायशी इलाकों में ये तबाही इसलिए भी हो रही क्योंकि उसके आसपास कुछ अमरीकी इंस्टॉलेशंस हो सकते हैं, चाहे इंटेलिजेंस का कोई ऑफिस हो। जरूरी नहीं है कि वो रिहायशी इलाकों को ही ईरान टारगेट बना रहा हो।
एकदम सिक्ता जी, आपने सही कहा है। हुआ ये है कि आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले तक वहां पर CIA के कितने एजेंट थे? महज कुछ दर्जन। लेकिन पिछले 3 महीने में वहां पर CIA के जो एजेंट्स हैं पश्चिम एशिया के देशों में, वो हो गए हैं 700-800। तो कहाँ रहेंगे? ये सब चेक इन करते हैं 5 स्टार होटल्स में। अब ईरान के भी अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, रिसेप्शन में बात करके पता कर लेते हैं कि अमेरिकन किस फ्लोर में रह रहा है, अमेरिकन का रूम नंबर क्या है। बाहर आके वो खबर ईरान तक पहुंच जाती है। और ईरान जो होटलों पर हमला कर रहा है, ये उनकी इंटेलिजेंस बता रही है कि फलाने होटल में, फलाने फ्लोर में, इस तरफ रूम नंबर सो एंड सो में अमेरिकन CIA एजेंट्स पिछले 1 महीने से रह रहे हैं। तो ये जो है इंटेलिजेंस बेस्ड हमले हो रहे हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए जो इनके ड्रोन जब हमला करते हैं, हम सोचते हैं कि सिविलियन एरिया के ऊपर गिर गए हैं। होता क्या है कि युद्ध के दौरान जब एसेट्स मूव करते हैं ग्राउंड में, चाहे वो रेडार हों, चाहे मिसाइल गाइडेंस रेडार हों, चाहे लॉन्चर्स हों, वो हमेशा डेजर्ट में डिप्लॉय नहीं करते हैं, क्योंकि डेजर्ट में वो आमतौर पे दिख जाएंगे। चाइनीज सैटेलाइट ही उनकी डेजर्ट में फोटो ले लेगा। तो इसीलिए अगर वहां कोई बिल्ट इन शेल्टर नहीं है, जैसे ब्लास्ट पैन नहीं है, तो कई जगह पर ऐसे एसेट्स को शहर के अंदर छुपाया जाता है। बात करें हम दुबई लिए चलते हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास जी। विकास जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो सर हमें तो बार बार खबरें मिल रही हैं कि दुबई में अलग अलग जगहों पर UAE में धमाकों की आवाज आ रही है। 5 स्टार होटल उसमें शामिल है। आप अगर बता सकें वहां किस तरह के हालात हैं? जी, जय श्री महाकाल। यहाँ पर हम लोग भी कल वापस, हमारा इंदौर से फ्लाइट थी इंदौर जाने के लिए, लेकिन समस्या यही हुआ कि जब हम लोग फ्लाइट में बैठ गए तो वहाँ काफी देर तक बैठे रहे और अनाउंस हुआ कि हम लोग नहीं जा सकते, सारी फ्लाइटें रद्द कर दी है, युद्ध का आरंभ हो चुका है यहाँ पर। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां से निकल कर एक रास्ते में होटल लिया है और यही होटल में हम लोग फंसे हुए हैं। अब आगे की क्या रूपरेखा बनती है, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। जी विकास जी, ये बताइए कि इस वक्त आप जहां हैं वहां से आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें बहुत ऐसी आ रही हैं कि लगातार ईरान का हमला शहर पर हो रहा है। कई तबाही की तस्वीरें हमने कल से आज तक में देखी हैं। इस वक्त आप अपनी आंखों देखी, क्या बता सकते हैं? जी, कल जैसे रात्रि में भी हम लोग जब यहाँ पर थे तो काफी अलर्ट मोड पर, हमारे फोन पर अलर्ट मोड आया था और उससे सभी लोग, होटल में जितने भी लोग रुके थे, सब पैनिक हो गए और सभी लोग उतरकर सड़क आ गए थे। लगभग थोड़ा सा भय का माहौल उस समय पर बना था, लगभग रात को 1 बजे। और कल से लेके अभी तक में हमको कम से कम 15 से 20 बार धमाकों की आवाज यहाँ होटल में सुनाई दे चुकी है। विकास जी, आप दुबई में हैं, वहाँ के टीवी चैनल्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि दुबई में ब्लास्ट हो रहे हैं? हाँ, बता तो रहे हैं काफी कि दुबई में भी और ब्लास्ट चल रहा है, काफी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है हर जगह पर भी। तो ये सब चीजें सुनने में आ रही है यहाँ पर। स्थानीय सरकार और प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग और मदद आप लोगों को दी जा रही है? जो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे आपकी तरह जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो इस वक्त किस तरह की मदद आप लोगों तक पहुँच पाई है? जी, अभी तक तो कोई ऐसा वहां से कोई संदेश आया नहीं है। जैसा कि हम लोग जब एयरपोर्ट से बाहर निकले थे तो एयरपोर्ट की स्थिति बहुत खराब थी। वहां पर जितने भी सेनानी थे, जितने भी बाहर जाने वाले यात्री थे, सब परेशान हो रहे थे। किसी के पास में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। जी सर, आपके पास आएंगे। हम दर्शकों को बता रहे हैं, देखिए विकास जी दुबई में फंसे हुए हैं और उनकी फ्लाइट थी, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अभी उन्हें नहीं पता कि वो कब तक वापसी करेंगे, क्योंकि दुबई के एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया था। संभव है इसलिए अभी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हो। लेकिन हम अगर वो तस्वीरें दिखाएं, जो तस्वीरें इजराइल से आई हैं कि फाइटर उड़ान भर रहे हैं, मिसाइल फाइटर्स में लगाई जा रही हैं, वो तस्वीरें। बैल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जब इतना बड़ा ऑपरेशन कि 1200 मिसाइलें टारगेट सेट हो, तब क्या ईरान को पहले से जानकारी नहीं रही होगी इस बात की कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है? देखिए, बहुत समय से ईरान को यह पता होगा कि हमला कभी भी हो सकता है। आपने खुद देखा मीडिया चैनल्स में इसको बहुत डिटेल्ड तरीके से। और आपको क्या लगता है, ईरान की एम्बेसी जो भारत के अंदर है वो ये सारे इनपुट्स नहीं दे रही होगी, इनको क्लियरली दे रही होगी? इसका मतलब ये है कि उसी तरीके से उनको भी पता है कि इजराइल तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा 11 से 12 F-22 जो कि विश्व का बेस्ट स्टेल्थ फाइटर है,
उसे अमेरिका ने वहां पोजीशन किया। मोदी जी के आने से 1-2 दिन पहले की बात थी वो, और कहीं ना कहीं ये सारे इनपुट्स उनके पास थे। और जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स थे कि मैं बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मैं ईरान से खुश नहीं हूं, मैं नहीं चाहता हूं पर कुछ होगा बड़ा, तो ये क्लियर इंडिकेशन उस समय था ईरान के पास कि हमला होने वाला है। अब जो ये मिसाइल फिटिंग करते हैं, ये पहले से प्री पोजीशन मिसाइल्स होती है इनके सेंटर्स के अंदर, जहां से उनको निकाल के, डिपोज के अंदर जहां से निकाल के इनको फिट किया जाता है। उतना इंटेलिजेंस इनपुट नहीं पहुंचता। हाँ, अगर इजराइल को माफ कीजिएगा, ईरान को चाइना ने अपने सैटेलाइट्स के द्वारा कुछ इनपुट्स दिए हों तो अलग बात है, लेकिन पता जरूर चल जाता है कि वो तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट हमला कब आएगा और कहां उनका टारगेट। चाहेंगे कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो तस्वीरें भी डालें स्क्रीन पर, जो बता रही हैं कि किस तरह से शोक मनाया जा रहा है और बदले की भावना को लेकर नारे इस वक्त ईरान की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देवनाथ जी, ये अमेरिका को, इजराइल को हैंडल करना होगा। कहा यह जाता है कि अमेरिका रिजीम चेंज के लिए और तमाम सतर्कता पलट के लिए कार्रवाई तो सही तरीके से कर लेता है, लेकिन जब इलाके में स्थिरता की बात हो या फिर इस पूरी सैन्य कार्रवाई के बाद लगातार अगर शांति की बात हो तो अमेरिका वहां फेल हो जाता है। बहुत सारे देशों के उदाहरण है, अफगानिस्तान है, सीरिया है और बाकी देश है। तो ऐसे में ये जो भीड़ है, ये अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए चैलेंज होगी। डेफिनेटली अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो आशा कर रहे थे कि कल रात के बमबारी के बाद हजारों लाखों की तादाद में जो जेन जी है वो सड़क पर आ जाएंगे। ईरान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ स्टूडेंट्स सड़कों पर आ जाएंगे। शायद ईरान की सरकारी इमारतों पर आग लगा देंगे, ईरान की जो सरकारी बसें हैं उसमें आग लगा देंगे, IRG के जो यूनिट्स हैं उस पर हमला शुरू कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को और CIA और मोसाद के एजेंट्स को बड़ा तकलीफ हो रहा है कि अभी तक इस तरह की कोई खबर आ नहीं रही है क्योंकि अभी पूरे ईरान में एक ही माहौल है ज़्यादातर जगह पर। वो ये है कि छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, आम तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, गाँव में हैं, कस्बों में हैं, वो आयतुल्लाह ख़ामेनी के सपोर्ट में उनके मृत्यु के बाद आ गए हैं बहुत मजबूती से। और ईरान में समझना पड़ेगा कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के विरोध में थे। देखिए, पढ़े लिखे लोग। बहुत बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सेना का मुख्यालय है इरबिल में, इराक में। इरबिल एयरपोर्ट के पास अल हरियर बेस, इराक के इस बेस पर एक बार फिर से अटैक हुआ है। ये अमेरिकी बेस है जिस पर अटैक किया गया है।